इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। हाजिर हैं उत्तर प्रदेश की अभी तक की तमाम अहम खबरों के साथ अपने इस खास बुलेटिन उत्तर प्रदेश लाइव में। तो आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात सबसे पहले आज की कैबिनेट की बैठक की। लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान मंत्रिपरिषद द्वारा 22 प्रस्ताव पेश किए गए। इन सभी 22 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। बैठक में शिक्षा मित्रों का मानदेय 18,000 रुपए और अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 17,000 रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क टैबलेट हेतु अंतिम बिड का जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दे दी गई है। छात्रों को वितरित करने के लिए 25 लाख टैबलेट खरीदे जाएंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अभी तक प्रदेश में 60 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। वहीं अब 25 लाख टैबलेट और खरीदने के प्रस्ताव को हरी झंडी कैबिनेट की तरफ से मिल गई है। उत्तर प्रदेश सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज यानी 1 जिला 1 मेडिकल कॉलेज योजना के तहत बलिया में मेडिकल कॉलेज बनाएगी। ये जो मेडिकल कॉलेज बलिया में नया मेडिकल कॉलेज बनेगा, कारागार विभाग की जमीन पर उसका निर्माण होगा। अभी उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज हैं। अब 82वां मेडिकल कॉलेज जिसकी मंजूरी कैबिनेट से मिली है, बलिया में नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। यह मेडिकल कॉलेज 437 करोड़ रुपए की लागत से 14.05 एकड़ में बनेगा। तमाम महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, चाहे वो शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने की बात हो, अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने की बात हो, जो सामाजिक समरसता सामाजिक परिवर्तन के अगुआ रहे हैं, उन सब महापुरुषों, अम्बेडकर साहब हों, हमारे अन्य अन्य महापुरुषों, सबको उनकी जो मूर्तियां खुले में खड़ी हैं उस पर छत लगाने की बात हो, उनकी बाउंड्री वॉल करने की बात हो, जो अस्त व्यस्त मूर्तियां उनको मरम्मत करने की बात हो, वो सारे काम हमारे समाज कल्याण विभाग से होंगे। अन्य भी तमाम निर्णय आज महत्वपूर्ण लिए गए हैं। आज बहुत अच्छे निर्णय लिए। जो लोग विस्थापित थे पाकिस्तान से आए, हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे में, उन्हें रहने के लिए भूमि आवंटन करने की एक व्यवस्था बना ली गई। दूसरा, जो शिक्षा मित्र थे उनका मानदेय बढ़ाने की जो बात थी, बढ़ा के 18,000 रुपये 10,000 से कर दिया गया। ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, पूरे 11 माह का मिलेगा। इस तरीके से अब स्थापना के, पीडब्ल्यूडी के, पर्यटन के बहुत अच्छे निर्णय लिए गए। तो लखनऊ में जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें आज परिवहन विभाग को भी का जो प्रस्ताव था उसको भी मंजूरी मिली। पीपीपी मॉडल पर 49 नए बस अड्डों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। ये जो 49 नए बस अड्डों की मंजूरी दी गई है वो पूरी तरह से एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। योगी सरकार के इस फैसले से राज्य के 52 जिले सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे और यात्रियों को भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। पहला प्रस्ताव 49 बस अड्डों का पीपीपी मॉडल पर स्वीकृति के संबंध में था। अब तक हम लोगों ने पहले फेज में 23 बस अड्डा पीपीपी मॉडल पर हम लोगों ने बनाने का कैबिनेट से स्वीकृति ले चुके थे और उसकी एलवाई 23 को जारी हो गया था, जिसमें लखनऊ के 3 बस अड्डे थे, कानपुर का 1 था, आगरा का 3 था, ऐसे और विभिन्न जनपदों को 23 जो है बस अड्डे थे। और आज जो है स्वीकृति 49 बस अड्डों को मिला है। ये दोनों मिला करके 52 जनपदों को हम इसमें आच्छादित कर रहे हैं। 52 जनपदों में हमारा एक कहीं 2 कहीं 3, जैसे लखनऊ, आगरा, इस तरह से जो बड़े शहर हैं वहाँ 3-3 भी हैं। तो 52 जनपदों में हमारे जो है पीपीपी मॉडल का एक जो है बस अड्डा हो जाएगा। 23 जनपद और बचेंगे, उसको अगले चरण में हम लोग कोशिश करेंगे और हर जनपद में कम से कम 1 बस अड्डा पीपीपी मॉडल पर बनाएं, जिसमें वो हवाई अड्डा की तरफ ये बस अड्डा बन रहा है, जिसमें वीआईपी लाउंज है, रेस्टोरेंट है, मॉल है, सिनेमा हॉल है,
हर तरह की जो सुविधाएं जो हवाई अड्डा पर मिलती है उस तरह का जो सुविधा इस हमारे बस अड्डों में मिलेगी। जैसे अभी लखनऊ के गोमती नगर में हमारा जो बस अड्डा बन रहा है वो 1000 करोड़ रुपया का बन रहा है, अमौसी में बन रहा है, चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने बन रहा है। इसी तरह प्रदेश के और विभिन्न जनपदों में बन रहा है। करीब 4000 करोड़ से ज़्यादा इसमें निवेश आएगा। पहला जो हमने किया था उसमें 2500 करोड़ का निवेश था और इस बार वाले में मिनिमम 4000 करोड़ का निवेश आने का प्रस्ताव है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 22 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और इस कैबिनेट की बैठक को लेकर हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने राज्य सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद से खास बातचीत की। हमारे साथ में है सर, कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, क्या कुछ फैसले लिए गए? देखिए 2 दर्जन से ज़्यादा प्रस्ताव पारित हुए जिसमें अहम प्रस्ताव हैं छोटे मोटे संशोधनों के साथ। मेनली उसमें हमारे विस्थापित लोग हैं पाकिस्तानी, उनको स्थापित किया गया है, हिंदू बंगालियों को है। आज के दिन में शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ाया गया और विशेष रूप से आज मेडिकल कॉलेज खोला गया। और जो हमारे महापुरुष थे अम्बेडकर सामाजिक न्याय के जो पुरोधा रहे उन सभी महापुरुषों की मूर्ति लगाने की बात। सर पूरे प्रदेश में तमाम जगहों पर पोस्टर लगे हैं, अखिलेश के राज को ल्यारी राज। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान निषाद राज का देश प्रदेश है। यहाँ मर्यादित होना चाहिए राजनीति में, और राजनीति में कार्यों का प्रचार होना चाहिए। हर लोग कार्य किए हैं, खुशी की सरकार रही हो, तो हम ये चाहता हूँ कि योगी जी ने बहुत काम किया, कार्यों का प्रचार होना चाहिए जिससे जनता उन्हें चुन सके। बहुत शुक्रिया सर बात करें। कैमरा से योगी हरीश साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में लगे होर्डिंग्स ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। इन पोस्टर्स में अखिलेश यादव को ल्यारी राज के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है, जबकि योगी आदित्यनाथ को धुरंधर सीएम बताया गया है। योगी सरकार में माफियाओं के खिलाफ एक्शन से संबंधित खबरों को भी पोस्टर में शामिल किया गया है। यूपी सरकार में जनता से दोनों में एक को चुनने की बात कही गई है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की जब भी सरकार रही है ये सरकार दंगा करवाती थी। दंगा करवाने का आरोप लगाया ब्रजेश पाठक ने और कहा कि 2017 से यूपी की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब सूबे में रही है 1000 से अधिक दंगे हुए हैं। मुजफ्फरनगर के दंगे को प्रदेश के लोग अभी भी नहीं भूले हैं। और समाजवादी पार्टी दंगे तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और जहां तक समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कानून व्यवस्था का सवाल है, पूरी तरह से कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न थी। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, अपराधी तांडव करते थे। आज उत्तर प्रदेश में 17 से लेकर के हम 26 में बैठे हैं। अपराध और अपराधी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से बाहर है। आपसी वैमनस्यता में जो घटनाएं हो रही हैं उनमें भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। ये सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही है, अपराधी तत्व, असामाजिक तत्व, गैंगस्टर्स शासन पर हावी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वार लगातार जारी है। लखनऊ में लगे पोस्टर के विरोध में अब समाजवादी पार्टी के नेता पूजा शुक्ला ने पोस्टर लगाए हैं। हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला से खास बातचीत की। बात करने के लिए पूजा शुक्ला हैं। मैम, आपने पोस्टर लगा दिया और सुबह भी पोस्टर, और पोस्टर वॉर एक बड़ी तेजी में दिख रही है। सुबह धुरंधर था, अभी शब्दावली आपने यहाँ बदली। धुआंधर, ये धुआंधर राज है उत्तर प्रदेश में। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह की अराजकता, जिस तरह की अभद्रता, जिस तरह का विभाजनकारी सरकार काम कर रही है, जिस तरह का भेदभाव कर रही है, उसके बाद लगातार आम जनमानस में रोष है। और इस तरह के लारी सरकार और इस तरह की पोस्टर लगा करके लगातार पूरी भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव जी से डरी हुई है। क्योंकि अखिलेश यादव जी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी छात्रों के हक की बात कर रहे हैं, नौजवानों के रोजगार की बात कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। और जब वो सुबह पोस्टर जब लोगों ने देखा तो जगह जगह नौजवानों ने इस तरह के पोस्टर लगाए हैं। और मैं समझती हूँ जिसने भी ये पोस्टर लगाया है वो बधाई का पात्र है, क्योंकि उसने इस बात को मुखरता से कहा कि उत्तर प्रदेश में जो गांजा पकड़ा जा रहा है, खासतौर पर लखनऊ में, अब बताइए एयरपोर्ट तक गांजा पहुंच चुका है, तो गांजा किस किस जगह पहुंचा जा रहा है और इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। कितना गांजा कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है, और ये धुआं दिखा रहा है कि गांजा कहाँ जा रहा है।
देखिए, लियारी की बात जो है वो सुबह के पोस्टर्स में जिक्र हुआ, अखिलेश यादव की तस्वीर और उसमें लियारी का जो शब्द था, यानी कि बिल्कुल गुंडा राज वाली बात जो है निकल के आई, तो उस पर क्या कहिए? खुद ही पिक्चर बनाएंगे, खुद ही अपने आप को हीरो दिखाएंगे, खुद ही अब ये बताएं कि क्या ब्रजेश सिंह, अभय सिंह, जो तमाम ये जो इनके सजातीय लोग हैं, क्या इनके ऊपर मुकदमे नहीं हैं? क्या उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, पूरे देश में पहले योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं, अजय सिंह बिष्ट पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ऊपर सारे मुकदमे वापस ले लिए। तो मैं समझती हूँ कि लियारी के सबसे बड़े सरदार तो वही दिख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की अराजकता फैली हुई है, जिस तरह का धुआं उत्तर प्रदेश में चल रहा है, चाहे वो गोलियों का धुआं हो, चाहे वो गांजे का धुआं हो, ये अब वर्तमान समय में जनता समझ चुकी है कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है और 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय की पीडीए सरकार बनने जा रही है। पूरे देश का और खासतौर पर उत्तर प्रदेश का नौजवान कमर कस चुका है। अब हमें शिक्षा, रोजगार और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए, जो हमारी रोजी रोटी पे बात होनी चाहिए। अब ये लियारी, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, इस पर नौजवान बात नहीं कर रहा। बताइए कि कितना रोजगार आपने दिया, बताइए कितनी हेल्थ फैसिलिटी में लोगों को आपने सुविधाएं दी, बताइए आपने कितना शिक्षा के लिए काम किया। लगातार स्कूल बंद कर रहे हैं, कॉलेज बंद कर रहे हैं। ये किस तरह की सरकार है जो ना अच्छी सुविधाएं दे पा रही है, ना शिक्षा दे पा रही है, ना सुरक्षा दे पा रही है। आज उत्तर प्रदेश की हर महिला डरी हुई है। वो जानती है कि अगर हम सड़क पर निकलेंगे तो पता नहीं कौन धुआंधारी व्यक्ति आकर के और हमारे साथ डकैती करके चला जाएगा। और जब थाने में मुकदमा दर्ज कराने जाएंगे तो मुख्यमंत्री का अगर स्वजाती निकल आया तो डंडे खा करके जो औरत गई होगी वही बाहर निकलेगी। तो आज उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ लूट तंत्र है और लूट तंत्र के खिलाफ समाजवादी पार्टी एकजुट है। बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। पूजा शुक्ला हमारे साथ में थी जिन्होंने ये पोस्टर लगाया है। तस्वीरें हमारे सहयोगी हरीश तिवारी आपको दिखा रहे हैं। पोस्टर समाजवादी पार्टी के मुख्यालय बाहर लिखा हुआ है, यूपी में धुआं धर राज, और आगे तमाम जो स्क्रीनशॉट्स हैं, तमाम जो आज के अखबार की कटिंग है, पुराने अखबारों की भी कटिंग है, वो यहाँ पर लगी है। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी लगी है। इन सब चीज़ों के बीच में राजनीति हाई मोड पर है और लगातार उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर जारी है। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बदायूं में सैजनी HPCL प्लांट को फिर से चालू करने की तैयारी तेज हो गई है। कंपनी के 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का नेतृत्व कार्यकारी निदेशक मोहित धवल कर रहे हैं। डीएम अवनीश राय और SSP अंकिता शर्मा की मौजूदगी में प्लांट संचालन पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रशासन और प्रबंधन ने पूरी तरह से सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संचालित करने का भरोसा दिया है। और इसी बीच हर्षित मिश्रा हत्याकांड में पुलिस ने 2 नए आरोपियों केशव और अभय को नामजद किया है। इनकी गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा गया। आज HPCL प्लांट सहित जिले के उच्च अधिकारी और लखनऊ से भी अधिकारी इसी प्लांट पहुंचेंगे और बहुत जल्द इसकी शुरुआत करने की तैयारी है। हालांकि ये 24 दिन से ये प्लांट बंद पड़ा है, चूंकि 12 मार्च को इसी प्लांट के अंदर जा करके जो है 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। DGME और AGM की हत्या के बाद ये प्लांट बंद हो गया था। और यहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिए थे कि यहाँ पर चौकी स्थापित की जाए और प्लांट को PSC और यहाँ पर चौकी स्थापित कर दी गई थी, तो एक बार फिर प्लांट को जो है तैयारियां शुरू करने के लेकर के तैयारियां की गई हैं, क्योंकि यहाँ इस प्लांट बंद होने से लाखों रुपए प्रत्येक दिन का नुकसान होता है। हालांकि यहाँ आसपास के जितने जो HP के पंप थे जिन पर CNG का उत्पादन होता था, तो यहाँ से CNG जो है उन पंपों के लिए सप्लाई की जाती थी। हालांकि 24 दिन से पूरी सप्लाई बंद है और ये प्लांट बंद होने से जो है लाखों का पर डे का नुकसान बताया जा रहा है। तो एक बार HPCL फिर से इस प्लांट को फिर से तैयारी करने की जो है शुरुआत कर रही है और सुरक्षा को लेकर के 3 लेयर सुरक्षा भी तैनात कर दी गई है और सुरक्षा को लेकर के प्रशासन फिर से एकदम मुस्तैद है। इंडिया वॉइस। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने महिला आरक्षण विधेयक पर बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 35% आरक्षण का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था 2029 तक पूरी तरह लागू होने की उम्मीद है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 35% आरक्षण राजनीति में महिलाओं को देने के लिए ये कार्यकाल बढ़ाया है। 2029 में ये अपना रूप लेने जा रहा है कि अभी तक पुरुष ही
बड़ी संख्या में लोग जीत के जाते थे, अब भागीदारी के हिसाब से महिलाएं जीत के जाएंगी। उसी को देखते हुए हमने आजमगढ़ में 50,000 महिलाओं को जुटाकर उनको संदेश, मोदी जी का संदेश, अमित शाह जी का संदेश, योगी जी का संदेश हम उनको देने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत 9 मई को अंबेडकर नगर में लगभग 25,000 महिलाओं को जुटाएंगे। पहले शुरुआत वहीं से करेंगे, लेकिन जब आजमगढ़ में करेंगे तो 50,000 महिलाओं को यहाँ जुटाएंगे, सबके घर में हम लोग प्रवेश करेंगे। और खबर बुलंदशहर से। बुलंदशहर में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा कि 33% आरक्षण की चर्चा लंबे समय से थी और अब ये सपना साकार होने जैसा है। उन्होंने सभी महिलाओं की ओर से प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम छोटे थे तब से हम 33% आरक्षण की बातें सुना करते थे। आज हमें पॉलिटिक्स में भी आए हुए इतना टाइम हो गया, पर ये सब एक सपने जैसी चीजें लगती थी। पर अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सभी महिलाओं की तरफ से कि उन्होंने 33% के लिए जितनी भी कोशिशें हो सकती थी पूरी कोशिशों के साथ उन्होंने किया भी उसको, और अब लागू करने का भी उन्होंने कह ही दिया। तो मतलब एक तरह से तो मैं सोचती हूँ कि लोगों की एक मेंटेलिटी हो गई कि भाई 33% का आरक्षण अब महिलाओं को मिलेगा ही। हमीरपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की महिला सेल की जिला अध्यक्ष दीपा तिवारी ने महिला आरक्षण बिल का स्वागत करते हुए कहा कि महिलाओं के हित में किए गए किसी भी कदम का समर्थन वो करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि 33% आरक्षण कम है और समानता के लिए इसे 50% किया जाना चाहिए। आधार पे हम इसका खुले दिल से स्वागत करते हैं। जो भी इस तरीके की महिलाओं के हित में जो भी काम करेगा हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर समानता का अधिकार है तो 33% क्यों, 50% देना चाहिए ना। क्योंकि और दूसरी चीज़, आरक्षण यहाँ पे कहीं नहीं होना चाहिए। आरक्षण अगर किसी को देना है तो योग्यता के आधार पे दें, या वाकई में जो पीड़ित है जिसको आवश्यकता है उसको आरक्षण दें। और हमें 50% का, हमें भी, हम जब बराबरी का, हमारा समानता का अधिकार है तो 50%। कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का चौंकाने वाला साइबर कनेक्शन सामने आया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर सक्रिय साइबर ग्रुप्स के जरिए डोनर्स तलाशते थे। पहले छोटे टास्क देकर भरोसा जीतते थे और फिर पैसों का लालच देकर किडनी डोनेट करने के लिए तैयार करते थे। गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ही निशाना बनाता था। देखिए, जब हम लोगों ने अभी विवेचना के क्रम में सारी चीज़ों को जब हमने एनालाइज किया है तो उससे एक चीज़ और निकल कर के आई है बड़े स्पष्ट रूप से कि ये कहीं ना कहीं जो ट्रांसप्लांट का रैकेट है ये कहीं ना कहीं साइबर अपराध की दुनिया से भी जुड़ा हुआ है। ये लोग जो इस रैकेट सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं, ये लोग ल्योर करने के लिए जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जो साइबर अपराधियों ग्रुप है उसमें जुड़ते हैं और जो डोनर है उसको ये लोग ल्योर करते हैं। पहले छोटे छोटे टास्क दे करके फिर उसको कुछ पैसा मिलता है और फिर जब उसकी नीड जब उसकी बढ़ जाती है तो फिर ज़्यादा पैसे के लिए फिर उसको लोग किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, डोनर बनने के लिए अप्रोच करते हैं। मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में बड़ा प्रशासनिक एक्शन देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 44 संपत्तियों को सील करने की प्रक्रिया शुरू हुई। कार्रवाई से पहले व्यापारियों ने विरोध भी किया, सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की और नाटक भी किए और नाटक के जरिए, लघु नाटक के जरिए अपने आक्रोश को प्रदर्शित भी किया। यह कदम आवासीय भूखंडों पर चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ उठाया गया है। प्रशासन ने पहले रूपांतरण का विकल्प दिया था, लेकिन अब सख्ती बढ़ा दी गई है। व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान भी किया है। आदेश अभी वर्बली आया है, अभी कोई आदेश की जो लिखित कॉपी है वो हमें किसी को भी प्राप्त नहीं हुई, ना जिला प्रशासन पे, ना व्यापारियों पे, ना पीड़ितों पे। यहाँ पे व्यापारियों ने मन बना लिया। ये वही व्यापारी है जिन्होंने सरकार बनाई थी। आज सरकार से उम्मीद लगा के ये लोग यहाँ बैठे हैं और इन्होंने ये सीधा अल्टीमेटम दिया है सरकार को, क्योंकि यहाँ तमाम लोग सरकार के हैं, तमाम जनप्रतिनिधि सरकार के। इन्होंने साफ कहा है जो सरकार निकलनी है सरकार बदलनी है। यहाँ से व्यापारी सरकार बनाना भी जानता है, सरकार बदलना भी जानता है। सरकार के लोग जाग जाए, होश में आ जाए।
अन्यथा ये व्यापारी जो मेरठ के व्यापारी की ताकत है, अब वो समय आ चुका है, हम लोग सड़कों पे है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होगा, लेकिन हम भी अपने मूल अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ेंगे। हमारे संयुक्त व्यापार संघ के जो अध्यक्ष हैं नवीन गुप्ता जी के नेतृत्व में मेरठ जनपद का तमाम व्यापारी, एक एक व्यापारी, एक एक ठोके वाला, एक एक उद्योगपति, इनके नेतृत्व में पूरा मेरठ अगर बंद करना पड़ा, इन व्यापारियों के लिए मेरठ बंद होगा। इस आवाज को बुलंद करेंगे और ये आवाज इतनी बुलंद होगी कि एक बार फिर से मेरठ की क्रांतिकारी धरा से व्यापारी क्रांति की शुरुआत होने वाली है। यदि किसी का भी व्यापार गया तो यहाँ पर बहुत बड़ी जनहानि होने वाली है। कल भी सेंट्रल मार्केट है, ये इस चीज से हमारा जुड़ाव सिर्फ राजनीतिक या पॉलिटिकल नहीं है। मैं यहीं पर, मेरा बराबर में घर है, मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ के लोगों से मेरा आत्मीय लगाव है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, हम लोगों ने बचपन यहीं से गुजारा है, यहीं पर हम लोग इन्हीं गली मोहल्लों में खेलकर बड़े हुए हैं, यहीं पर पढ़ाई की है, यहीं पर सामान खरीदते आए हैं, तो यहाँ से लगाव अलग तरीके का हमारा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।